हम देखेंगे कश्मीर को हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसे से है कि जो भी भारत का नाम ले लेगा उसके लिए वहाँ गोली है। हिंदू जो भी है वो हिंदुस्तानी है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि भाई पाकिस्तान है या आज़ादी है। मुसलमानों का हिंदू लड़कियों की तरफ कैसा सलूक था? अच्छे सलूक। कोई बुरा सलूक नहीं किया? नहीं। कोई बात उन्होंने कही हो जो बुरी लगी हो? नहीं। कुछ बुजुर्ग ये कहते हैं कि लड़कियों के साथ बुरा सलूक करते हैं और ये कहते हैं कि हम लड़कियों को रख लेंगे यहाँ पे और पंडित लोग चले जाओ, लड़कियाँ छोड़ जाओ, अपनी हम पाकिस्तान बनाएंगे। नहीं। ऐसा नहीं है। साल था 1987 और कश्मीर में स्टेट असेंबली इलेक्शन थे। सेंटर में उस टाइम थी कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने सपोर्ट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑपोजिशन में जो पार्टी खड़ी थी उसका नाम था मुस्लिम्स यूनाइटेड फ्रंट। MUF में वो सारे लोग थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट में थे और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से कश्मीर में जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी उसे देखकर ऐसा माना जा रहा था कि MUF यहाँ इलेक्शन जीत सकती है। लेकिन जब रिजल्ट सामने आए तो MUF ने बस 4 सीटें जीती। हालांकि बाद में ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि इलेक्शन रिजल्ट्स के साथ टेम्परिंग हुई थी। फारूक अब्दुल्ला ने खुद ये बात मानी थी बाद में एक इंटरव्यू में। 1987 इलेक्शंस टेम्परिंग के बाद से जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसकी जितनी भी पॉलिसीज थी लोग उसके अगेंस्ट में थे और MUF को वो लोग सपोर्ट करना चाहते थे और उनका डेमोक्रेटिक जो भी प्रोसीजर्स होते थे उससे धीरे धीरे भरोसा उठने लगा था। MUF के बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था जो आगे चलकर टेररिस्ट बने, जैसे कि मोहम्मद इस्माइल भट्ट, सैयद सलाउद्दीन जो बाद में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बनता है, और यासीन मलिक। और इन्हीं लोगों ने प्रो इंडिपेंडेंस और प्रो पाकिस्तान ग्रुप्स का फॉर्मेशन किया था, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जमायत-ए-इस्लामी। कश्मीर में धीरे धीरे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ने लगा था और कश्मीर रेडिकलिस्ट होने लगा और यही टाइम था जब कश्मीरी पंडित्स को गांव-गांव से काफ़ी इजीली टारगेट किया जाने लगा था और यहीं से टारगेट किलिंग एक बहुत आम बात हो गई थी। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 को एक टेम्परेरी प्रोविजन माना गया जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर एक ऑटोनोमस स्टेट था हमारे लिए। आर्टिकल 370 जब वहाँ लगा उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ भी इंप्लीमेंट अगर वहाँ पे करना है उसके लिए वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो थी उसको रेडी होना होगा। और ये बात आज़ादी के जस्ट बाद स्टेट और सेंटर के बीच में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हुआ था उसमें क्लियर कर दी गई थी। जम्मू एंड कश्मीर ने फॉर्मली अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 1956 में एक्सेप्ट किया जो कि जनवरी 1957 में फोर्स में आया। आर्टिकल 370 के साथ अक्सर हम एक और नाम सुनते हैं, वो है आर्टिकल 35A। जुलाई 1952 में इंडिया के PM जवाहरलाल नेहरू और कश्मीर के PM शेख अब्दुल्ला एक अग्रीमेंट साइन किए जिसके तहत इंडियन सिटीजनशिप लॉ कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन गवर्नमेंट के दिए हुए राइट्स और प्रिविलेजेस सिर्फ वहाँ के परमानेंट सिटीजन पर ही एप्लीकेबल होंगे। आर्टिकल 370 को 373 के अमेंडमेंट से हटाया गया है। हालांकि आर्टिकल 370 को कम्प्लीटली स्क्रैप नहीं किया गया है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली से रिप्लेस कर दिया गया था अंडर आर्टिकल 373। तो आर्टिकल 370 को रिपील के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नेसेसरी हो जाता है। तो आर्टिकल 370 के हटने के बाद से कोई भी ये क्लियरली नहीं कह सकता कि इसके इम्पैक्ट कैसे पड़े, क्योंकि कोई भी अगर इसकी पॉजिटिव चीज़ों को बताता है तो लोग कहते हैं कि वो गवर्नमेंट के सपोर्ट में है, कोई भी इसमें कुछ नेगेटिव चीज़ को बताता है तो लोग कहते हैं कि ये एंटी BJP है। तो लोगों का इसमें कहीं ना कहीं लोग अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि ये सही था या फिर गलत था। लेकिन कुछ पॉइंट्स अगर हम डेटा के साथ देखें तो हमें पता चलता है कि इकोनॉमिकली और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिला है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट शेख आशिक अहमद का कहना है कि एरिया में इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस और बाद में पेंडेमिक की वजह से 40,000 करोड़ की इकोनॉमी का नुकसान हुआ है और लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग अभी जॉब उनकी जा चुकी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बहुत से लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है और उन्हें इसी शर्त पे छोड़ा जा रहा है कि वो सरकार के अगेंस्ट में उसके बाद कुछ बोलेंगे नहीं। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से लगभग 727 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करने का अप्रूवल मिल गया है, जहाँ एक तरफ कुछ लोगों का कहना है कि इससे एनवायरनमेंट पे खतरा है, वहीं कुछ लोगों का मानना है इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। घाटी में वायलेंस के चांसेस को देखते हुए आर्टिकल 370 के हटने के तुरंत बाद सरकार ने वहाँ लॉकडाउन लगा दिया था जिस वजह से महीनों तक स्कूल बंद रहे। तो यहाँ पे एजुकेशन पे एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा लोगों
लोगों के। स्कूल्स खुलने के बाद भी पेरेंट्स को डर था वहां पे, इसलिए उन्होंने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजा, जिस वजह से वहां के बच्चों की जो बेसिक एजुकेशन है उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है नेगेटिव। क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसको सीरियसली सॉल्व करने के बजाय यहाँ पे कुछ मुद्दों को उठाया जाता है, जैसे इसमें इन्वॉल्व किया जाता है पाकिस्तान, टारगेट किलिंग जिसमें हिंदुओं को इन्वॉल्व किया जाता है, मुस्लिम्स कहते हैं कि वायलेंस होता है तो मुसलमानों की भी जान जाती है, तो रिलीजियस पॉलिटिक्स यहाँ पे पॉलिटिशियंस भी खेलते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान को भी आड़े में लिया जाता है। तो यहाँ से इसको कभी भी सॉल्व मेरे हिसाब से पॉलिटिशियंस करेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर सॉल्व कर दिया तो उसके बाद से ये लोग पॉलिटिक्स नहीं खेल पाएंगे, उस पर तो इनका वोट बैंक भी चला जाएगा। ये इतनी सीरियस प्रॉब्लम है जहाँ पे वायलेंस में दोनों ही रिलीजन के लोग मरते हैं। टारगेट किलिंग होती है जिसमें इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो टारगेट किल करते हैं, हिंदुओं को मारते हैं, वायलेंस में मुस्लिम्स की भी जान जाती है। तो ये इतनी सीरियस इशू है जिसको सॉल्व करने के बजाय यहाँ पे लोग धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स खेलने में लगे हुए हैं, जहाँ पे इस मुद्दे पे किसी की दो राय होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पे हर आदमी को, हर रिलीजन के आदमी को ये सोचना चाहिए, हर पार्टी के आदमी को ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे जाने जा रही हैं इनोसेंट्स की जाने जा रही हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, तो उस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए। ये नहीं कि एक रिलीजन का आदमी दूसरे रिलीजन से बोले कि तुम लोग ऐसे हो, तुम हमें मारते हो, तो दूसरा ये बोले कि हमारे ऊपर अत्याचार होता है, तुम हमें मारते हो। तो हमें ये सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि एक बेसिक सॉल्यूशन क्या हो सकता है जिससे वहाँ पे पीस आए। तो इस पर आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।